क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटेक्निक एग्जाम जो आप लोगों को होने वाला है 2023 में, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल आप लोग एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल वायरल प्रश्न है, एक भी सवाल छोड़िएगा नहीं कि इसमें से सवाल आप लोग 100% एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, तो एक भी सवाल मिस मत करना रे भैया। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है और सभी को एक्सप्लेन करते हैं धुआंधार तरीके से। तो दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को 15 तक बता दिया था 100, अब 116 से देखेंगे सीधा 50 तक सवाल। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, तो धमाकेदार तरीके से बने रहना ताकि हर एक क्वेश्चन को देख पाओ। पहला सवाल है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द, तारे की टिमटिमाहट का कारण है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं भैया, आप लोगों का तो सवाल ही है एनसीईआरटी में क्लास 10 में कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय क्या अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं। तो 116 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। अपवर्तन मतलब जैसे यहाँ सूर्य जो तारों से रोशनी मतलब इस प्रकार से आ रही, तो वायुमंडल में यहाँ से टकराया फिर इधर मुड़ गया, फिर यहाँ टकराया तो इधर मुड़ गया, यहाँ टकराया तो इधर मुड़ गया, मुड़ते 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 हमारी आंखों तक जब पहुंचता है तो वो क्या चमकदार दिखाई देता है। ओके, अगला प्रश्न है, कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज, क्या होगा इसका सही जवाब 117 का। दोस्तों कोलाइडल कणों द्वारा जो प्रकाश का विकिरण होता है ना, विकिरण मतलब जो स्कैटरिंग होता है ना, वो होता है दोस्तों क्या, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, आप लोग देखिए क्या बोला, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो कण होते हैं, ठीक है, उस कणों के कारण प्रकाश का जो लाइट होता है वो दिखने लगता है। आप लोग देखे होंगे किसी का दोस्तों घर में अगर खपरा टाली का घर होता है तो देखे होंगे कहीं छोटा सा छिद्र होता है, वहां उसमें से लाइट आने लगता है, और लाइट तो आता है लेकिन उसमें बहुत सारे छोटे कण दिखता है, और यही तो क्या है, टिंडल इफेक्ट है। वन में भी दिखा, घने वन में पहुंच जाओगे तो लाइट जब इंटर करता है तो बहुत सारे लाइट के रास्ते में धुलकन दिखाई देता है, इसी को तो बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उपा, टिंडल इफेक्ट बोलता है इसको। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण होता है, क्या होता है। तो दोस्तों देखो, आकाश के समय जो आकाश का जो नीला रंग होता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, तो होता है प्रकाश का विकिरण। ये भी दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 118 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 एम्पियर करंट इज, 1 एम्पियर करंट क्या होता है। देखो 1 एम्पियर विद्युत धारा, आपको पता है एम्पियर किसका ऐसा मतलब है धारा का, तो आई इक्वल क्या होता है पता है, आई इक्वल होता है क्यू बाई टी। अगर इसको हम लोग क्या बोले एम्पियर होता है, ये धारा का ऐसा मतलब एम्पियर होता है। तो चार्ज का क्या होता है, उसका होगा कूलम्ब और समय का क्या होगा सेकंड। मतलब 1 एम्पियर जो चार्ज होता है, 1 एम्पियर जो धारा होता है वो 1 कूलम्ब प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर बराबर है। दो बिंदुओं के जो बीच का विभवांतर होता है ना, जब कोई यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज यहाँ है और यहाँ से इस बिंदु तक उसको ले जाना है, ठीक है, मतलब कोई चार्ज यहाँ पर है को 1 कूलम का मान लेते हैं, 1 कूलम का चार्ज है 1c का, इस बिंदु से इसको इस बिंदु पर ले जा रहे हैं, तो इसको कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो जो कार्य करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ से ले जाने में, वही होता है एक्चुअल में वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज विभवांतर। तो चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ जो वर्क डन लगता है, जो काम होता है वही होता है विभवांतर, यानी वर्क डन बटे चार्ज हो जाएगा। क्या वर्क डन किस पर, चार्ज पर, तो क्या कार्य बटे प्रभार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, विभवांतर का ऐसा मतलब बच्चा जानता है क्या होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसा मतलब, इसमें कोई पूछने वाली बात है। 1 ओम बराबर है, देखो ये सही है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओम किसका ऐसा मतलब होता है, तो प्रतिरोध का, आर का। आर इक्वल क्या होता है सर, तो भी बटे आई होता है, सभी को पता है। आर हमको पूछा है ओम का ऐसा मतलब, भी का क्या होता है, वो तो वोल्ट ही होता है, और आई का क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी वोल्ट बटा एम्पियर होगा। होगा कि नहीं होगा बोल दो, बिल्कुल सही जवाब है, मतलब वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ठीक है, अब वोल्ट को 1 बोल दो, 1 एम्पियर तो क्या ही बात है, एक ही चीज है ना। मतलब ओम जो होता है वो क्या होता है, भी बटा आई होता है, यानी वोल्ट बटे एम्पियर होता है, आई का एम्पियर हो जाएगा। ओके, वोल्ट विभवांतर कैसा मतलब वोल्ट ही होता है ना, और धारा का मतलब क्या होता है,
एम्पियर होता है, तो वोल्ट बटा एम्पियर हो जाएगा, तो वोल्ट बटा एम्पियर तो यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 122 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कितना अच्छा सवाल, देखो इसी प्रकार के सवाल आएगा। और आप सुन लो, आपको बताया मैंने कि लाइट का चैप्टर, विद्युत का चैप्टर और चुंबक जो क्षेत्र है वो चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में से लगभग 95% क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो, तो एक भी सवाल मत छोड़ना। यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो देखो, धातु का तार की लंबाई, हम लोग का प्रतिरोध क्या होता है? आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक रो एल बाई ए होता है। अब क्या बोल रहा है, तार की लंबाई जो है ना एल, इसको डबल कर दे रहे हैं भैया, इसको डबल करेंगे तो प्रतिरोध चेंज होगा, मान लेते हैं आर डैश हो गया। अब इधर क्या हो गया, रो इधर 2L हो जाएगा बटा ए हो जाएगा। अब यहां 2 हो गया तो 2 आ जाएगा पहले, ये रो हो गया, एल हो गया बटा ए हो गया, समझ रहे हो। तो कितना गुना दिखाई दे रहा है भाई साहब? 2 गुना दिखाई दे रहा है, तो मार तो 2 गुना होता है। तो तार की लंबाई को जब भी दोस्तों बढ़ाएंगे, 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 2 गुना होगा, आधा करेंगे तो प्रतिरोध आधा गुना होगा, आधा हो जाएगा, बस ऐसा ही है, मतलब जितना करेंगे वैसा हो जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जो हम लोग बोल रहे हैं ना, आर इक्वल जो फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, उसमें से इसका बोला प्रतिरोधकता का, तो इसका होता है ओम मीटर, याद रखिएगा ऑप्शन ए। भूल जाइएगा तो फॉर्मूला याद रखिए, इसी हो जाएगा। इधर ओम होगा और इसका होता है मीटर, इसका मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका मीटर स्क्वायर और इसका मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर मीटर जाके गुना हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना ओम मीटर होता है, ठीक है। कोई भी आप लोग फॉर्मूला याद रख लो, उसका ऐसे आराम से निकाल लोगे। देखो लो, आर इक्वल मैंने कहा क्या, रो एल बाई ए होता है। अब आपको मान लो रो का ऐसा मात्रक निकालना है ना, तो आर का क्या होता है, आर का ओम ऐसा मात्रक होता है ना प्रतिरोध का। रो का हमको निकालना है तो रो रख देते हैं। एल का क्या होता है, एल का होता है मीटर, तो एम लिख दिया, ठीक है। अब इस एरिया क्या होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिख दिया। नीचे 2 को मीटर है, ऊपर एगो कट जाएगा, इधर एम बटा में उधर जाके गुना हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा, यानी रो का क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, क्या, जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो भाई साहब, जब प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ो, एक प्रतिरोध ऐसा हो गया, श्रृंखला मतलब सीरीज में, ठीक है ना, ट्रेन सीरीज ऐसा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? तो प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होती है। देखो, अब ये मान लो इसमें वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, यहां पर हम बैटरी लगा देते हैं, एक धारा बह रहा है इधर से, तो इसमें जितना धारा बहेगा सेम धारा भैया इसमें भी बहेगा, इसमें उतना ही धारा बहेगा, दोनों में सेम धारा बहेगा, मतलब धारा क्या हो जाएगा, दोनों में समान हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ की विद्युत धारा के समान होता है। धारा यहां से भी आई जा रहा है तो यहां से भी आई बहेगा, इसमें भी आई बहेगा, मतलब दोनों प्रतिरोध में क्या होता है, समान होता है। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सही है। अगला प्रश्न देखो, 126 नंबर, जब 2 प्रतिरोध R1 और R2 को समांतर जोड़ा जाता है तो समांतर संयोजनों का समतुल्य प्रतिरोध है। पूरा 2 प्रतिरोध R1 और R2 समांतर जोड़ा जाता है तो समांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, हाँ, 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है समांतर, और ये होता है 1/R के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना भाई, R1 R2 आपको क्या आ जाएगा, याद रखना, डायरेक्ट होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे बढ़े, ठीक है। हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जा रही। भैया सरकारी, जी हाँ, तरकारी नहीं बोल रहा हूं, सरकारी सीट अगर चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। सरकारी सीट ऐसे नहीं मिल जाता है, ठीक है, बहुत बच्चे एग्जाम देंगे बट कुछ ही को ही सरकारी सीट मिलता है। क्यों? वो मेहनत करते हैं, वो पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और पढ़ो, जितना मैं पढ़ा हूँ उससे भी ज़्यादा पढ़ो। बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरा बनाया, उसको देखो, किताब पढ़ो, तभी होगा भैया, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सक्यूज देने से हजारों एक्सक्यूज मिल जाएंगे, बट सिर्फ एक कारण काफी है आपको पढ़ने के लिए। क्या कारण? कि मुझे एक सरकारी सीट चाहिए, बस यही मेन कारण है। जॉल उष्मा, जॉल नहीं जूल बोलता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट जनरेटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। सीधी बात, ये फॉर्मूला हमारा होता है, कौन वाला है, I स्क्वायर RT, ऑप्शन नंबर ये। फॉर्मूला याद रख लो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी हो सकता है, R दे दे, T दे दे, H दे दे, आई निकालने बोले तो आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत, कुछ भी देगा कुछ भी निकाल लोगे। 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर होता है। 1 वाट क्या होता है आपको पता है? P को क्या होता है, तो सर VI होता है ना। तो P का हो गया वाट, V का हो गया वोल्ट का, तो वोल्ट ही हो जाए, I का हो जाएगा एम्पियर।
तो वोल्ट गुने एम्पियर, वन, अब वन दे भाई, क्या दिक्कत, दे वन, क्या दिक्कत, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वन भी इंटू वन ही कहाँ है देख लो। इट इज ऑप्शन नंबर ए भैया आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रा क्या है। भाई बचपन से पढ़ रहे हो, बचपन से नहीं तो 10th से तो पढ़ ही रहे हो ना। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट घंटा, ठीक है, क्या किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर, ये सही हो गया। अगला प्रश्न है, तार की प्रतिरोधकता, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है। देखो, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के स्वतंत्र होती है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वर्ग से समानुपाती होती है। तो देख लो, हम लोग का फॉर्मूला होता है क्या, प्रतिरोधक बोला है ना, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब क्या बोल रहा है, जो प्रतिरोधकता है किस पे, क्षेत्रफल के क्या होता है, काट का क्षेत्रफल बात क्या है, तो क्षेत्रफल के भैया व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर व्युत्क्रमानुपाती क्यों होगा, तो सुन लो, जो भी चीज बटा में रहेगा, ठीक है, उसका क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऊपर वाला चीज समानुपाती में होता है, नीचे वाला चीज से अगर रिलेशन पूछे तो व्युत्क्रमानुपाती में होता है। क्यों होता है, क्योंकि नीचे वाला चीज को अगर बढ़ाओगे ना तो ऊपर वाला, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे घटेगा सर, देखो मान लो इस ऊपर वाला का वैल्यू 2 आ गया, नीचे वाला का वैल्यू क्या है, अभी 2 है, तो कट के कितना आ जाए 1। अब चलो नीचे वाला का वैल्यू मैं क्या कर दे रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ, अभी 2 था ना, ऊपर वाला 2 ही है, नीचे वाला 2 से 4 कर दे रहा हूँ, कट के क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। यहाँ 1 आया था, यहाँ 1/2 हो गया, मतलब क्या घट रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब जितना नीचे वाला का वैल्यू 2 से 4 हो गया, तो पूरा जो वैल्यू हो गया आर का वो क्या घट रहा है। तो यही तो होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है एक चीज बढ़ता है दूसरा चीज घट जाता है, ठीक है। जैसे हम जैसे ही पीछे एरिया बढ़ा रहे हैं नीचे, तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है। सही भी है, जैसे हम एरिया बढ़ाओगे आराम से इलेक्ट्रॉन बहेगा, प्रतिरोध तो घट ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 130 का जो होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, इसके जो क्षेत्रफल होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेड, टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत गर्मी के उपकरण के संभाग शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं के बनाए क्यों जाता है। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन, बोल रहा आयरन जो बनता है, टोस्टर जो होता है, इसे शुद्ध मेटल के ना बना करके हमें अलॉय का क्यों बनाता है, मिश्र धातु क्यों बनाता है। आपको पता है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मिश्र धातु का जो गलनांक होता है ना वो काफी ज्यादा होता है, जल्दी गलता नहीं है भाई। टोस्टर में देखते हो लाइट जलता है थोड़ा सा, तो ज्यादा गर्म हो जाएगा वो गल जाएगा, तो हम ऐसा वहां पर धातु देंगे वो जल्दी गलेगा ही नहीं। मतलब ऐसा धातु यहाँ पर होना चाहिए कि जिसका गलनांक काफी ज्यादा हो, समझ रहे हो। अगर आयरन में दोस्तों, आयरन आप आयरन कर रहे हो और नीचे का जो मेटल है जिससे गर्म होता है वो अगर कम गलनांक वाला देते हो तो बहुत गर्म रहता है, तुरंत पिघल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पिघलता है क्या, नहीं ना, क्यों, उसका गलनांक जो होता है काफी हाई होता है। क्यों, क्योंकि वो एक एलॉय होता है, ठीक है, एक मिश्र धातु होता है। तो क्या हो जाएगा कि मिश्र धातु में प्रतिरोधकता, और भैया मैं गलनांक वाला बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर गलनांक वाला बात बोलेगा तो गलनांक वाला पढ़ लेना। प्रतिरोधकता मतलब क्या, जितना ज्यादा उसको रोकेगा उतना ज्यादा लाइटिंग करेगा ना, ठीक है। क्या बोल रहा है, मिश्र धातु के बनाए थे, तो मिश्र धातु का प्रतिरोध ज्यादा होता है, याद रखना। सेम इसमें भी है, जैसे मिश्र धातु का गलनांक उच्च होता है ना, इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए, ठीक है। तो प्रतिरोध ज्यादा होती कहाँ, देख लो ऑप्शन नंबर बी। दोनों सेम ही आंसर, मैं गलनांक वाला बात बोला तो गलनांक अगर ऑप्शन में रहेगा तो मार देना, ठीक है। यहाँ मिश्र धातु का प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसलिए दोस्तों मिश्र धातु का बनाया जाता है, शुद्ध धातु के नहीं बना करके। शुद्ध धातु का बनाएंगे तो गर्मी के कारण वो क्या गल जाएगा, समझ रहे हो। चलो 132 देखो, एक क्षैतिज विद्युत शक्ति के तार के माध्यम से बोरा एक करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट, देखो डायरेक्शन ऐसा है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। एक करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट, इधर से इधर बह रहा है, ऐसे करंट बह रहा है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डायरेक्टली बिलो, जस्ट इस पॉइंट के नीचे, ठीक है, ये पावर लाइन है, इसमें करंट जा रहा है, इसके नीचे भैया अगर कैसे बहेगा, क्या मतलब किस डायरेक्शन में होगा, तो आप याद करो दक्षिण हस्त रूल ऐसे करके होता है, ठीक है। एक अंगूठी अंगूठा मतलब क्या अंगूठा होता है, घुमाते हो तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके नीचे इधर हाथ घूमेगा ना, इधर डायरेक्शन हो जाएगा, इधर अंदर हो जाएगा, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, याद रखना। दक्षिण हस्त नियम या लगा दो ना, ऐसे अंगूठा इधर और ऐसे सीधा घुमा दो, हो जाएगा, तो आपको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन दिख जाएगा। तो नॉर्थ से साउथ बोले तो नॉर्थ से साउथ बोले तो नॉर्थ से साउथ बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। अगला प्रश्न है एन घुमाव वाले, ठीक है। देखो इंग्लिश में क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स, एन घुमाव वाले विद्युत धारा वहन करने वाले गोलाकार कुंडली का कारण चुंबक क्षेत्र होता है। देखो
ऐसा n घुमाव वाले विद्युत धारा इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो कॉइल हैविंग n टर्न्स, क्या बोल रहा है, इसके क्या होता है, जो जितनी संख्या मान लो 1 चक्कर है, 2 चक्कर है, 3 चक्कर, बहुत सारा टर्न है इसका, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है तो किस प्रकार से करता है, तो सुन लो मेरी बात कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल, जितना ज़्यादा आप इसको गोलाकार घुमाओगे उतना ज़्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 133 से क्या हो जाएगा, बी, n टाइम्स एज लार्ज एट द प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न, ठीक है, n बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित, मतलब एक बार में जितना होगा उसका n गुना होगा n टर्म्स में, ठीक है। एक बार में मान लो कितना होगा, 5 हुआ, तो अगर 10 टर्न है, 10 पच्चे 50 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, n टर्न्स है तो n गुना हो गया, 5n हो गया। समझ गया ना। चलो अगला प्रश्न, बोला द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड। बोल रहा है कोई द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, कुछ निश्चित तार का वायर होता है, इस प्रकार से घुमावदार रहता है, घुमा 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 करके रहता है। इसके अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड, अगर इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं, ठीक है, तो इसको जो इस प्रकार जो मैग्नेट प्राप्त होता है क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन जो डाल दिए, इस प्रकार जो मैग्नेट प्राप्त होता है ना दोस्तों, क्योंकि इसमें करंट बहेगा, अब इस करंट के कारण ये क्या हो जाएगा, चुंबक क्षेत्र जैसा बिहेव करेगा, चुंबक जैसा बिहेव करेगा। तो चुंबक जैसा बिहेव क्यों कर रहा है, तो करंट के कारण कर रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी के कारण कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्त मेरे, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिणाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। ये रहा परिणालिका, टर्न 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 टर्न, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, घुमाओ 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 घुमाओ, घुमाते जाओ जितना घुमा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है बोलो, ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क कि विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे प्रणाली के भीतर, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। बहुत आसान सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लेना इसको। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी डैश की दिशा दर्शाती है, तो 136 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द फोर फिंगर इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा रहता है ना। देखिए हर एक के बीच में कितना 90 डिग्री कोण रहता है, यहाँ सब में 90 डिग्री कोण रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। 136 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मुझे इंग्लिश नहीं आता, देख लो। द डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करेंट इन ए सर्किट इज, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति को पता लगाता है, मतलब धारा उसमें बह रहा है कि नहीं, ठीक है, धारा उसमें बह रहा है कि नहीं बह रहा है, इसमें धारा बह रहा है कि नहीं, वो पता करता है गैल्वेनोमीटर। जैसे ही धारा बहा, गैल्वेनोमीटर के साथ एक सुई लगा रहता है, जैसे ही धारा बहा तुरंत फटाक से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या दिखा, कौन दर्शाता है, ये ठीक करता है गैल्वेनोमीटर, देखता है कि हाँ इसमें धारा है कि नहीं। हाँ धारा अगर मापने की बात हो कि कितना धारा है कितना नहीं, तो वो होता है एमीटर का काम, लेकिन धारा है कि नहीं उसमें, वो काम है मापना किसका, गैल्वेनोमीटर का। विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना है, द बेसिक फिनोमिनन ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज, दैट इज 138 का सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो द बेसिक फिनोमिनन क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर ही जनरेटर जो होता है काम करता है। याद रखिएगा कि विद्युत जनित्र जो काम करता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर ही काम करता है, ठीक है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आप लोग पढ़े होंगे इस प्रकार से, यहाँ नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है, यहाँ पर एक चुंबक ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो ये जो कॉपर वायर है, ये कितना घूर्णन के पश्चात, इसमें मान लो अभी धारा बह रहा है, ऐसा कितना घूर्णन के पश्चात अपना जो दिशा है बदल देता है। आपको पता है ना कि प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात ये जो होता है कि अपना दिशा बदल देता है। जैसे आधा घुमा, अभी इधर ए है, बी है, सी है, डी है, जैसे ये भी यहाँ पहुँच जाएगा, सीधा करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात इसका आंसर हो जाएगा 139 का जो है ऑप्शन नंबर सी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लो, एग्जाम पूछ सकता है, इसलिए एक भी सवाल भैया कमजोर आंख निकलती मत करना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर सोन क्लोजर टुगेदर व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो एक साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ होगा, एक साथ जहां होगा जहां चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा, यानी कि जहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, मजबूत होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ऑप्शन नंबर 140 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत ले जाने वाले सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र डैश किसमें होता है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग ए करेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए 141 का क्या हो जाएगा,
बार मैग्नेट। क्या बोल रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड ए करेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ। विद्युत ले जाने वाले सोलेनोइड का चुंबक क्षेत्र किसके समान होता है? तो वो बार मैग्नेट के समान होता है। क्यों? सोलेनोइड ये हो गया सोलेनोइड गोल गोल, और इसके अंदर अपन सॉफ्ट चुंबक डाल दोगे तो क्या वो एक बार चुंबक ही हो जाएगा ना, जिसको बोलते हैं हम लोग, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी बोलता हूँ, तो ये हो जाएगा। तो याद रखना ये चीज कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड कैरिंग ए करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। अगला प्रश्न है द एसी सप्लाई टू द हाउसेस इज ऑफ 220 to 50 हर्ट्ज, वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई इज विथ रेड इंसुलेशन कॉल्ड। जो लाल तार होता है ना भैया, जो लाल तार होता है, ठीक है, लाल तार को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइव वायर, यानी कि विद्युतमय तार। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 143 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। द फेनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? 143 का सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, एक चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडल में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? क्या बोल रहा है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल, ठीक है, मैग्नेट एंड द कॉइल। तो फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही है। मतलब अगर किसी एक में धारा उत्पन्न हो रहा है तो इसमें भी धारा उत्पन्न होगा, ठीक है, तो इसी को बोलता है इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए कॉइल, ठीक है, एक चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यही होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद रखना। अगला प्रश्न है लघु परिपथ के समय परिपथ में बिजली का आपूर्ति, मतलब शॉर्ट सर्किट जब होता है दोस्तों तो उसमें बिजली का आपूर्ति बिजली क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, काफी अधिक बढ़ जाता है, तो यहाँ क्या होगा? अत्यधिक बढ़ता है। 145 में देखो क्या बोल रहा है, पूरा विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। तो विद्युत प्रवाह किसमें होता है? विद्युत उत्पन्न किसमें होता है? तो जनरेटर में होता है। तभी देखो शादी पार्टी में लगाता है, फटाक से लाइट जलता है, तो उसी से तो विद्युत उत्पन्न हो रहा है, विद्युत जनरेटर से, विद्युत मोटर से थोड़ी। विद्युत मोटर तो फैन को घुमा दिया, ठीक है, वो उसमें विद्युत मोटर पंप में घुमा दिया, पंप में पानी उठा दिया, ये आपका क्या बोलता है? विद्युत प्रवाह नहीं करता। विद्युत कौन देता है? जनरेटर देता है, मतलब जनरेटर। लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा उपकरण है। द सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग इज कॉल्ड फ्यूज। फ्यूज देखे होंगे घर का बोर्ड में लगा रहता है, क्यों? उसके अंदर एक तार होता है, जब बहुत ज्यादा वोल्टेज जाता है ना, तार फ्यूज से फटाक से कट जाता है तो घर का बाकी जो भी सारा उपकरण है सब सुरक्षित रह जाता है, क्योंकि धारा यहाँ पर कट गया, अब घर में धारा ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वहीं पर फ्यूज को बचा लिया ना, इसलिए सेफ्टी डिवाइस है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक मिनट तो हो गया ना। अगला प्रश्न है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन। द विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। विद्युत धारा की दिशा किसमें ली जाती है? ठीक है, तो विद्युत धारा कैसे बहेगा? तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन बहता है ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बहता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के दिशा के विपरीत, यानी द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट इधर बह रहा है, इसमें तार में अगर करंट इधर बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर बहता है इसलिए करंट इधर बहता है, याद रखना। अगला 148 नंबर, देखो ये तो एनसीईआरटी एक सवाल है, काफी हम पहले भी बताए हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बोलना, आपको पहले भी हम बताए थे इसको। क्या बोला? व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं? देख लो बाबू, ध्यान से देख लो, यहां तक 148 तक, 100 से 148 तक सिर्फ 3 चैप्टर्स दे दिया। एक लाइट वाला मानव नेत्र बिरंगा संसार सेमी है, विद्युत और चुंबक क्षेत्र वाला 3 चैप्टर पकड़ लो। अगर मानव नेत्र रंग बिरंगा भी पकड़ ले तो 4 चैप्टर्स आप लोग 99% सवाल आया एग्जाम में, समझ रहे हो? सिर्फ 2 सवाल और दूसरा चैप्टर से आया, देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा। पारंपरिक मतलब क्या? जो परंपरा से चली आ रही है, ऐसी परंपरा जो सदा चली आ रही, ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा पहले थोड़ी था, हाल ही में आया है ना, परंपरा नहीं है हमारी ये। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये परंपराओं से चलाए आ रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक गैर पारंपरिक स्रोत? गैर पारंपरिक कौन है इसमें से? तो गैर पारंपरिक दोस्तों वही होता है जो पारंपरिक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा दोस्तों, जल विद्युत, क्या बोला? गैर पारंपरिक ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सौर ऊर्जा। ये आपका गैर पारंपरिक स्रोत है, ये आपका पारंपरिक ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो 150 का 150 का 20 सही हो जाए, सोलर एनर्जी, ठीक है। वायु ऊर्जा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इसको देख लो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जल्द आ जाए, उसको देखिए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विकल्प नहीं फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।